Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Dwivedi. I teach physics. तो बच्चों आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में एक्सपेंशन के बारे में सीखा, सॉलिड मटेरियल है तो उसके बारे में सीखा। आज लिक्विड के बारे में थोड़ा जानेंगे और लिक्विड के बारे में बताते हुए हम गैस के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है ना, जब लिक्विड का एक्सपेंशन होगा तो केवल सिर्फ लिक्विड का ही नहीं होता, साथ साथ में लिक्विड जिस विसल में रखा जाता है, किसमें, विसल में, उसका भी एक्सपेंशन होता है। तो लिक्विड का एक्सपेंशन को हम लोग सिर्फ कहते हैं अपैरेंट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? अपैरेंट एक्सपेंशन। और जिस मटेरियल में रखा होता है उसको हम लोग ग्लास कहते हैं, और ग्लास ही जी यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई विसल है उसका एक्सपेंशन, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो रियल एक्सपेंशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लिक्विड का एक्सपेंशन। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हेडिंग रहेगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखो गैस का बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मान लें कोई सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सिलेंडर। इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन, और यहाँ कोई गैस भरी हुई है। ठीक है ना, आप इसे हीट दोगे। क्या दोगे? हीट। अगर इसका वॉल्यूम V है तो वॉल्यूम क्या होगा? इस हीट देने से क्या होगा? गैस एक्सपैंड करेगी और इस पिस्टन पे एक ऊपर तरफ फोर्स अप्लाई करती है जिससे पिस्टन मूव करता है किधर? ऊपर, और गैस एक्सपैंड कर जाती है। क्लियर? तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ हम ये मान चलेंगे ये जो गैस भरी हुई है ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है ना, यही होता है ना जी? नहीं, जिसे कंप्रेस किया सकता गैस क्या हो? कंप्रेस्ड है। मतलब ये कह सकते हैं क्या, जो बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को 100% फॉलो करती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? आइडियल गैस, है ना। फ्लूइड क्या होता है? जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी, उसे हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी कह सकते हैं, है ना, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो? 0 हो, वो आइडियल गैस है। और जिसकी विस्कोसिटी 0 है वो आइडियल लिक्विड होता है कि नहीं? तो कंप्रेसिबिलिटी 0 है इसकी। तो जैसे ही हीट मिला तो ये गैस एक्सपेंड होना स्टार्ट कर दी। क्लियर? तो गैस से एक्सपेंशन हुआ तो क्या इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे? बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? वॉल्यूम। साथ में टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है? राइजिंग आ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है इसका, है कि नहीं? तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? यूज करेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, 1 मोल गैस है तो हम यहाँ पे गैस कांस्टेंट R लेंगे, टेम्परेचर T था। जब वॉल्यूम में चेंजेस आया, ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम, प्रेशर वही है गैस का, तो P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T, है कि नहीं? सेकेंड नंबर, जब वॉल्यूम चेंजेस हुआ तो वॉल्यूम कितना चेंज हो गया हमारा? डेल्टा V से डेल्टा V हो गया। पहले V था, अब इतना बढ़ गया, इतना सा, ये डेल्टा V है आपका। प्रेशर अब भी वही है, गैस का प्रेशर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट है आपका R, आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे है, ध्यान रखना। P इक्वल टू क्या यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, PV बाई P डेल्टा V इक्वल टू RT बाई R डेल्टा T। P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, है ना। क्या करेंगे अब हम? यहां से लिखेंगे डेल्टा V बाई V, ये कितना होगा? ये होगा डेल्टा T बाई T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम यहाँ निकाल लेते हैं डेल्टा V बाई V, निकाल लेते हैं V डेल्टा T, डेल्टा V बाई V डेल्टा
टी इक्वल टू 1/t। इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे इसे? थर्ड। तो इसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है और जब जहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड करता है वहाँ पे आता है एक कोएफिशिएंट, उसका नाम है गामा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। पढ़ाए थे ना? गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। फर्स्ट लेक्चर में याद करो। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। तो ये आपका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। तो बाई इक्वेशन थर्ड आप कहो गामा इज इक्वल टू 1 बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो गैस के एक्सपेंशन में, किसके एक्सपेंशन में? गैस के एक्सपेंशन में हमारा जो टेम्परेचर होगा गैस का, उसका रेसिप्रोकल होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसके बाद वहां नोट कर लीजिएगा लास्ट में, ठीक है? तो यही है गैस का एक्सपेंशन। बाकी डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया और अब हेडिंग रहेगा स्पेसिफिक हीट। क्या हेडिंग रहेगा? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब एक स्पेशल टाइप का हीट, स्पेशल टाइप का हीट। जी हाँ, स्पेशल मतलब यूनिट मास हो और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो। मतलब किसी बॉडी है, ये मान लो एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और इसका मास भी कितना है? यूनिट है। मतलब अगर हम इसे 1 ग्राम की बॉडी कहें, कितना कहें? 1 ग्राम की बॉडी, और इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो हीट क्या होगी इस बॉडी के लिए? स्पेसिफिक हीट होगी। क्लियर? मान लो 2-3 बॉडी हम अपने पास रखे हुए हैं। एक बॉडी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 10 कैलोरी हीट लेता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक बॉडी ए है, वो कितना हीट लेता है? 10 कैलोरी। दूसरी बॉडी बी है, वो ले रहा है 20 कैलोरी। तीसरी है 30 कैलोरी ले रहा है। तो कहने का सेंस ये है, सबका जो कैपेसिटी है हीट लेने की और अपना टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की है, तो सबकी अलग अलग होती है। एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट एक थर्मल कैपेसिटी है। क्या है? एक थर्मल कैपेसिटी है। अभी थर्मल कैपेसिटी को भी हम अलग से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? तो हेडिंग रहेगा आपका क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। मान लेते हैं कोई m मास की बॉडी है, ठीक है? कितने मास की? m मास की, ठीक है? इसको हमने दिया हीट कितना? डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू डिपेंड करता है इसके मास पे। डेल्टा क्यू किस पर डिपेंड करता है? इसके मास पे, ठीक है? और डेल्टा क्यू डिपेंड करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया? जितना ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीजिंग आएगा उतना ज़्यादा क्या करते हैं? हीट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? पहले टी था, बाद में कुछ इंक्रीज कर गया, कितना? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर थोड़ा ही कराना है तो थोड़ा सा हीट लगेगा, है ना? मान लो हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री, मैं अपना टेम्परेचर 25 डिग्री करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हीट लेना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो थोड़ी हीट लेनी पड़ेगी। अगर मैं अपना टेम्परेचर 30 करना चाहूँगा तब हीट और ज़्यादा लेना पड़ेगा। टेम्परेचर मैं 35 करना चाहूँगा तब क्या होगा? हीट और ज़्यादा लेना पड़ेगा। बोलो। अच्छा, तो ये तो हो गया, इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना डेल्टा टी करना है उसके हिसाब से डेल्टा क्यू, मतलब क्यू को हीट से डिनोट करते हैं ना, उतना हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि जितना मास होगा उतना ज़्यादा हीट लगेगा। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मैंने कहा ये मेरे पास 2 बॉडी है, एक का मास है 100 ग्राम, एक का मास है 20 ग्राम, कौन ज़्यादा हीट लेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? आप कहोगे 100 ग्राम वाला बॉडी ज़्यादा हीट लेगा एज़ कम्पेयर टू 20 ग्राम। क्लियर?
तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो हीट उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगा। तो ये बाई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, बाई एक्सपेरिमेंटली है ये, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को क्या करेंगे हम बच्चों, कंबाइंड करेंगे। तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इनटू डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करेंगे बच्चों तो हम लेंगे कांस्टेंट सी, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक फार्मूला बन गया। और यहाँ जो सी है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और सी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। और सी का फार्मूला यहां से अगर बनाएंगे तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये है स्पेसिफिक हीट का मेन फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का मेन फार्मूला क्या बना, C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, यह है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। गैस का तो स्पेसिफिक हीट भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है, लेकिन मटेरियल सेम होना चाहिए। जैसे वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग होगी एज कंपेयर टू केरोसिन ऑयल, उसकी स्पेसिफिक हीट अलग होगी, है कि नहीं। वाटर के साथ और भी ऑयल्स है, ऑयल की स्पेसिफिक हीट कुछ और होगी, है कि नहीं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, क्लियर। तो ये कह सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट होगा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। गैस की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो हम अलग से पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे, हाँ, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो कंडीशनल है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो फार्मूला है बेसिक सॉलिड और लिक्विड के लिए ही है, किसके लिए है, हाँ। और वहाँ हम लोग गैस को मेजर करते हैं मोल में, किससे मेजर करेंगे, मोल में, तो इसलिए उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट सी कितना होगा, ये लेंगे जूल में बेटा, जूल, इसे किलोग्राम इनटू केल्विन, तो यह आ जाएगा जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। ये आपकी एसआई यूनिट हो गई। और यही आपकी सीजीएस यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ सी क्या होगा, ये लेंगे कैलोरी में पर ग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस, तो इसे लिख सकते हैं CAL G इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ऐसे भी आप इसे बता सकते हो। तो यह है इसकी यूनिट्स SI और CGS, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक हीट के बारे में। और पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए इसमें, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, इसको लिखने के बाद फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, रेचल यहां तक कोई कंफ्यूजन, लिखो इसमें फॉर डिफरेंट मटेरियल्स स्पेसिफिक हीट will be different, specific heat will be different, clear, ये different होगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल आपको लिखा देते हैं कुछ। जैसे कोई पूछे आपसे कि एसआई सिस्टम में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा, तो इसको याद रखना आप लोग,
इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सी, ये कितना होगा? तो ये होता है 4186, ठीक है ना? कितना होता है? 4186 जूल पर किलोग्राम, मतलब पर केल्विन, ये होता है। या किसी किसी बुक में मान लो दिया है राउंड फिगर 4200, कितना? हाँ 4200 भी अगर आप बोल देते हो बेटा तो भी सही है। क्लियर? वैसे होता कितना है? 4186 होता है। राउंड फिगर अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करना चाहो तो 4200 बता दो, सही है। यह है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, किसमें? सीजीएस सिस्टम में। और इन सॉरी ये एसआई है, अब सीजीएस बात करेंगे। सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम, जब सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे हम तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? हीट ऑफ वाटर, ये हो जाएगी सी की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। याद रखना ये बहुत कम होता है, ठीक है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये सीजीएस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। क्लियर? तो मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये नोट कर लिया, डन। अब बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी पर, है ना? तो हेडिंग रहेगा थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एस से या डब्ल्यू से दिखा देते हैं, डब्ल्यू या एस से, एस दिखा देते हैं, ठीक है? थर्मल कैपेसिटी मतलब कि अब ये डिपेंड नहीं करता कि मास कितना है कितना नहीं, है ना? जैसा कि आपने देखा डेल्टा क्यू डिपेंड करता है मास पे और डेल्टा क्यू डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। मतलब यहाँ जो हीट आप देंगे वो मास पर डिपेंड नहीं है। कहने का सेंस ये है किसी बॉडी का, मान लो मैं ही एक बॉडी हूँ और मुझे अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अगर हम डिग्री सेल्सियस बात करेंगे तो हीट कैलोरी मिलेंगे। क्लियर? और हीट जूल में अगर लेते हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? तो यूनिट टेम्परेचर राइज करना है तो जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को हम लोग कहते हैं उस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बताएंगे इसका? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई अ बॉडी, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाई अ बॉडी, required by a body to increase its temperature, to increase its temperature through 1 degree, through 1 degree, that is called to be thermal capacity of the body. That is called to be thermal capacity of the body। ठीक है? और इसे हम डिनोट करेंगे बच्चों S से। इट इज डिनोटेड बाई S और S इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ये फार्मूला है। इसकी SI यूनिट अगर बात करेंगे, SI यूनिट ऑफ S, मतलब इसे हम S कहेंगे जूल पर केल्विन। एंड सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो कैलोरी पर डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। यह है थर्मल कैपेसिटी, और इसे हम लोग जनरली वाटर इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वाटर इक्विवेलेंट, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सेम वाटर में अप्लाई होता है। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर का टेम्परेचर राइज करने में, 1 डिग्री राइज करने में जितना हीट रिक्वायरमेंट करता है, वो हीट उसकी वाटर इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो ये S डेल्टा Q बाई डेल्टा T हम यूज करेंगे। इसके बाद आता है हीट को मेजर करने वाला एक डिवाइस, कैलोरीमीटर। क्या होती है? कैलोरीमीटर। और वो डिवाइस हम लोग स्टडी करते हैं कैलोरीमेट्री के अंतर्गत, है ना। तो हेडिंग क्या रहेगा? कैलोरीमीटर। हेडिंग क्या रहेगा? कैलोरीमीटर। व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर क्या होता है? जो हीट को मेजर करता हो। अ डिवाइस, लिखिए इसमें डेफिनेशन, अ डिवाइस which is measured the amount of heat that is called कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? कैलोरीमीटर कहेंगे। और इसका अपना एक प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल, जिससे हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब ये हम जिस स्टडी में, मतलब जो ये स्टडी करते हैं, उस स्टडी का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। मतलब कैलोरीमीटर लेकर के हीट को मेजर करना क्या कहलाता है? कैलोरीमेट्री। और इसका एक प्रिंसिपल है। ठीक है ना, क्या है? प्रिंसिपल। इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ना, कैलोरीमीटर कैसे बनता है ना। कॉपर का वी लोड, उसमें एक स्टीरर होता है ना, इस तरह से वायर होता है, एक फ्लास्क होता है, उसके अंदर पानी रहता है, हॉट रखते हैं, गर्म रखते हैं, उसको जब मिलाते हैं उसमें तो उसका हीट का एक्सचेंज होने लगता है। कुछ ऐसी बातें उसके बारे में लिखी गई है। ठीक है ना, तो हमें उस पर नहीं जाना है, हमें ये जानना है कि इसमें कैसे क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है पूरा, इसके बारे में पढ़ना। किसके बारे में? कैलोरीमीटर के बारे में, डिवाइस के बारे में। ठीक है ना। उसमें होता क्या कि एक विसल होता है और उसमें हॉट वाटर होता है। क्या होता है? हॉट वाटर। उसमें जब हम कॉपर वायर डालते हैं तो उसमें क्या होता है? एक ठंडा होता है, एक कोल्ड होता है। ठीक है, एक कोल्ड बॉडी होती है और एक हॉट बॉडी होती है। तो हॉट बॉडी से क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है। क्या होता है? हाँ, मतलब उससे ही एक तरह से हीट लॉस हो जाए। भाई मिक्स करेंगे उसमें तो क्या होगा? एक हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। गुड। तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो यही मेन प्रिंसिपल है कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो दो बॉडीज़ के बीच में, तो हीट का ट्रांसफ़र किधर होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या कैलोरीमीटर। तो डाल दो हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, ये कहता है व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर डिफरेंस। लिखो, व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर डिफरेंस
difference between two bodies और ये बॉडीज आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट, विच आर इन टू, डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट, which are in contact, then heat flows from higher temperature to lower temperature. Heat flows from higher temperature to lower temperature. लिख लिया? Heat flows from higher temperature to lower temperature unless temperature of both bodies become same। ठीक है, become same। तो जैसे कि हम यहाँ पे दो बॉडी बना दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। एक बॉडी ये है, एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, दो बॉडीज हैं, ठीक है। ये दोनों बॉडीज है, इसका मास m1 और इसका मास m2। ये टेम्परेचर T1 पे है और ये टेम्परेचर T2 पे है, दोनों के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक हीट C1 है और इसका स्पेसिफिक हीट C2 है। तो यहाँ हीट का ट्रांसफ़र होता है, इधर इस बॉडी के लिए हीट जाता है। हम कह सकते हैं ये क्या है, आपका हॉट बॉडी है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये बॉडी क्या है आपकी, कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो हॉट वाला क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, मतलब हीट यहाँ से फ्लो होगा किधर, कोल्ड बॉडी की तरफ, ये हीट लॉस करेगा, ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, है कि नहीं। तो जितना ये हीट लॉस किया उतना ये क्या करेगा, हीट गेन कर लेगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। यही क्या है आपका, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है या कैलोरीमीटर। ठीक है, तो जितना हीट ये लॉस करेगा उतना ये हीट गेन करेगा। अब यहाँ क्या मानेंगे, इफ कॉमन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज इज कैपिटल टी, इन दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर है वो कैपिटल टी, मतलब हीट जितना लॉस किया उतना वो गेन किया, दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन टेम्परेचर कितना, कैपिटल टी, कैपिटल में लिखना, टी वाला बनाना। तो कितना ये हीट लॉस करेगा, आप लगाओगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यानी m1 ये हीट लॉस करेगा m1 c1 डेल्टा t1। क्लियर, डेल्टा टी भी ले लेते हैं, तो डेल्टा t1 बाद में निकाल देते हैं इसको, यानी को रख देते हैं। तो डेल्टा टी कितना होगा हमारा यहाँ पे, इसने टेम्परेचर फॉल किया है तो T1 ज़्यादा रहेगा किससे, T से, तो T1 माइनस T हो जाएगा बराबर M2 C2। इसका टेम्परेचर T हो रहा है, मतलब कि इसका T2 कम है, तो T माइनस क्या कर देंगे, T2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया हमको एक नया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं हीट लॉस हीट गेन।
तो आपको मास स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए उस बॉडी का। न्यूमेरिकल्स में आपको दिया रहेगा, अभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करके, है ना। तो ये फार्मूला हमेशा अप्लाई होगा mc डेल्टा टी वाला, ठीक है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे चल करके। आगे बढ़ते हैं, इसमें हेडिंग डाल दो चेंज ऑफ स्टेट। आप लोग पढ़े होंगे ना चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। कोई पूछे आपसे सॉलिड अगर हीट देते देते लिक्विड में जा रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसे, मेल्टिंग या फ्यूजन। क्लियर। कोई बॉडी लिक्विड फॉर्म में है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, या इसी को हम वेपर कहते हैं, POUR। तो क्या बोलेंगे इसे, वेपोराइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो ये है चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो ये फ्यूजन या मेल्टिंग है। क्लियर। लिक्विड से गैस में जाता है या वेपर में, मतलब भाप जिसको बोलते हैं, तो वेपोराइजेशन बोलते हैं, सीधी सीधी बात है। क्लियर। लेकिन जब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आए तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो उसका हमें कोई काम नहीं है यहाँ पे, जानते रहिए। क्या हम कोई भी चीज़ तो डायरेक्टली चेंज कर देंगे क्या, आप बताइए, नहीं कर पाएंगे ना। ये पहले चेंज करते सिस्टम होता है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं हम, इसका नाम दिया गया है। मेनली 2 इसी का काम होता है। इसका उल्टा चलेंगे तो गैस को हम किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में, ठंडा करेंगे उसे। लिक्विड को और ठंडा करेंगे, सॉलिड में आ जाएगा। ये कर सकते हैं। क्लियर। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, मतलब किसी बॉडी को स्टेट को चेंज करना। तो चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो भी स्टेट चेंज होगा। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, बढ़ाना और घटाना, टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना, 2 ही कारण बनता है। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना। मान लो कोई बॉडी है, इसे हमने हीट दिया, बढ़ गया टेम्परेचर, और हीट दिया और बढ़ गया, हीट और दिया और बढ़ गया। क्या हीट देते देते इसका हीट टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और आप हीट देते लगे हो। तब आप ये सोचोगे कि अरे सर हमने तो हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, अब अचानक टेम्परेचर काहे नहीं बढ़ रहा है भाई, क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब ये हीट कहाँ चली जा रही है। तो आप ये कहोगे कि अब ये टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन अब ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, तो स्टेट। तो जो अब एक्स्ट्रा हीट लग रही है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, जहाँ से स्टॉप हो जाता है, जो एक्स्ट्रा हीट है, वो हीट को हम लोग कहते हैं इस बॉडी का लैटेंट हीट। मतलब वो हीट छिपा हुआ है, वो अपने आप को शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा कि हम देखो हम हैं यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हीट नहीं है, वहाँ पे है हीट, लेकिन हीट छिपा हुआ है और छिप करके उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे रहा है। तो आप इसे क्या कहोगे, हाँ उस हीट का नाम रखेंगे लैटेंट हीट। तो ये था चेंज ऑफ स्टेट। अब इसी से रिलेटेड हमारा है लैटेंट हीट। हमें ये तो नहीं सीखना है, तो बचपन की कहानी है, सीखते चले आ रहे हैं, इसका कोई काम नहीं फिजिक्स में, लेकिन हाँ ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये इसे ये कहते हैं। ठीक है। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, लैटेंट हीट। हेडिंग क्या रहेगा, लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या बताएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट required by a body
amount of heat required by a body to change in its state, to change its state या in its state is called latent heat of the body, latent heat of the body। तो जो हीट रिक्वायरमेंट होती है ना वो डिपेंड करती है किस पे, मास पे। तो लिखना बाई एक्सपेरिमेंटली अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी बॉडी का अगर स्टेट चेंज करना है तो आप हीट देते लगे हो तो हीट कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पे, है ना। अगर हल्की बॉडी है तो थोड़े से हीट में वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, है कि नहीं। लाइटली बॉडी है, थोड़ा सा हीट आपने दिया तो स्टेट चेंज हो जाएगा। भारी भरकम वजन है बॉडी है तब क्या करेंगे, थोड़े से हीट में उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा उसको, मतलब लार्ज अमाउंट में तब हीट उसको रिक्वायरमेंट होगी उसका स्टेट चेंज होने में। भाई थोड़ा सा आइस है, बर्फ है ना, थोड़ा सा बर्फ है उसको पिघलना है, वाटर में चेंज होना है, थोड़ा सा हीट मिल जाएगा तो धीरे धीरे पिघल जाएगा। बड़ी सिल्ली रहेगी तब धीरे धीरे देखो पिघलेगा, देखते हो नहीं देखे हो, बहुत टाइम लगता है उसको पिघलने में, तो हीट ज़्यादा लेता है वो, है कि नहीं। अभी छोटी सी बर्फ का पीस यहाँ पे से रख दो टेबल पे, वो देखो 2 मिनट बाद गल जाएगा, पानी हो जाएगा वहाँ पे। इतनी बड़ी सिल्ली रख दो बर्फ की, 1 घंटा बाद आओगे तभी वही बर्फ का आपको इतना कुछ उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर बर्फ। क्लियर। तो उसे ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट पड़ रही है सॉलिड से लिक्विड चेंज यानी फॉर्म में आने में, समझ में गया ना आपको। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी का मास है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पे, मतलब ज़्यादा मास रहेगा तो हीट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट में कहा गया है। क्लियर। इसे इक्वल करेंगे तो हम L कांस्टेंट लेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने इक्वल नहीं किया, तो यहाँ हम इक्वल करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे L इंटू एम, यहाँ से L निकालेंगे Q बाई एम, या इसे हम ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q बाई एम, इस L को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। Q इक्वल टू क्या होता है, ml, Q इक्वल टू ml। अब इसे यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, अगर 1 किलो या हम ले ले 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की बॉडी का स्टेट चेंज करने में जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, है ना। तो SI यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट ऑफ L, ये होगा जूल पर किलोग्राम, और CGS बनेगी क्या, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये लेटेंट हीट का फार्मूला है, याद रखना। Q इक्वल टू ml, लेटेंट हीट, हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त उष्मा क्या नाम देते हैं, गुप्त उष्मा। गुप्त मतलब छिपा हुआ है ना, इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ L जूल पर किलोग्राम होगा, और CGS में कितना होगा, कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो ये सब सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों, है ना, और दिमाग में रहेंगे तो सवाल यूं यूं फटाफट बनेंगे, चुटकियों बनेंगे सॉल्व। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आपका ध्यान होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ अपना लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको फार्मूला जो न्यूमेरिकल देगा सीधा फार्मूला पर ये लो भाई फार्मूला ये दिया है रख के सॉल्व कर लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कितना मास है, कितना हीट रिक्वायरमेंट है, कौन किस में चेंज हो रहा है, कौन कितने टेम्परेचर पे है और कहाँ तक टेम्परेचर तक जाना चाह रहा है, उसके बाद वो चेंज होगा, है कि नहीं भाई। वाटर का तो पता है ना आपको, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर 100 सेल्सियस तक क्या है वो वाटर फॉर्म में रहेगा। 100 के बाद वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 तक खौलता रहेगा वो पानी। 100 से जैसे ही ऊपर 101 हुआ वो तुरंत वहीं से भाप बन उड़ जाएगा, भाप तुरंत से उड़ेगा
तो आपके सामने दिखाई पड़ेगा उड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे उड़ रहा है भाप। क्लियर। तो बात करते हैं टेम्परेचर पे। अब एक भगोने में पानी रख के चले जाइए, खुद देर तक, 1 घंटे बताइए, पानी गायब सारा, है कि नहीं? ऐसा होता नहीं होता? एक भगोने में पानी रखिए और उसे हीटर लगा दीजिए, गर्म होता रहेगा। अरे कब तक गर्म होगा वो? उसका टेम्परेचर जब लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, कुछ देर बाद वो गायब हो जाएगा बर्फ में से, है कि नहीं? वो भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर नापने वाली मशीन लगा रखिए वहाँ पे, है ना, बस बताता रहेगा हाँ कि भी अभी वाटर कितना हुआ, अभी 60 पहुँचा है, 70 डिग्री पहुँचा है, 80 डिग्री पहुँचा है, 80, 90, 100 जैसे पहुँचा 100 पर देखिए, अभी 100 के बाद आपको वेपर में चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। क्लियर। तो ये है, तो उसमें जो हीट रिक्वायरमेंट होती है चेंज ऑफ स्टेट में, वही हीट क्या है, लेटेंट हीट है। तो बेसिकली यहाँ चेंज ऑफ स्टेट 2 होते हैं, अभी हमने आपको 2 ही पढ़ाया ना, एक सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। इसका उल्टा हो तो भी चेंज ऑफ स्टेट ही कहलाएगा, बट हमें क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से, हाँ, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल आर ऑफ 2 टाइप्स, या लिख लो लेटेंट हीट आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप्स। पहला लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या इसी को फ्यूजन भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, फ्यूजन। क्लियर। दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये 2 तरह से आपकी क्या है, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या इसी को फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। ये 2 होते हैं। क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, वेरी गुड। फार्मूला सबके लिए वही रहेगा, फार्मूला यूनिट सबके लिए वही होगा, कोई डिफरेंस? इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना कि वेपोराइजेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। भाई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग, जो हीट है वो लेटेंट हीट है, इसमें लिक्विड से गैस में जा रहा है वो भी लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट है। फार्मूला हमेशा Q = ml यूज करेंगे, Q = ml। क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, एग्जाम्पल आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल हम बात करेंगे लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड के लिए, मतलब फ्यूजन के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट फॉर, या फॉर फ्यूजन, हाँ, फ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का जो फ्यूजन होता है उसके लिए लेटेंट हीट हम लोग LF कहते हैं। क्या कहते हैं? LF। ये होता है 3.3 इंटू 10 की पावर 5, 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ, या फॉर वेपोराइजेशन, अगर वेपर में चेंज हो रहा है, किसमें, वेपर में, तो इससे हम लोग कहते हैं LV। क्या कहते हैं? LV, लेटेंट हीट। और ये हो जाता है 22.6 इंटू, या 22.5 किसी बुक में लिखा होता तो आप 5 यूज कर सकते हो, 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ये होता है बच्चों, इसे याद रखना, क्योंकि वाटर का होता है जनरली, ये न्यूमेरिकल्स में मिलता है तो कभी कभी दिया भी नहीं रहता, तो आपको खुद से वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है।
क्लियर? ये कितने बार वेपराइजेशन होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, ठीक है। तो कभी कभी हमको ये 22.6 भी लिख दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, वही रहेगा। एक न्यूमेरिकल में आपको मैं सोच रहा हूँ दे दूँ सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था लेटेंट हीट के बारे में। अब हीट के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है। अब जो हेडिंग बनेगा वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बनेगा, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ने से पहले हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग को नोट करेंगे आप लोग। चलिए अब एक सवाल करते हैं हम लोग, किसका? एनसीईआरटी सवाल, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर। जैसे मान लो कि आपके पास ये है कि वेसल है, कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसी में आपके पास एक हो एल्यूमिनियम का स्फीयर है, साथ में यहाँ पे कॉपर का मटेरियल भी लगा हुआ है। किसका मटेरियल? मान लो ये कॉपर का मटेरियल लगा हुआ है ऐसे, ठीक। हमारा एल्यूमिनियम का जो ये है एल्यूमिनियम, ये हायर टेम्परेचर पे है, और ये जो हमारा सिस्टम था पूरा वो कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस पे था। मतलब वाटर और ये कॉपर है और ये वाटर है, ठीक है, क्लियर। तो हीट, ये दोनों भाई जो सिस्टम होता है हमारा कैलोरीमीटर, उसमें कॉपर का एक स्टीरर होता है, स्टीरर और वाटर दोनों मिक्स होते हैं आपस में, डूबे रहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों का जो सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। उसमें एल्यूमिनियम जब इंसर्ट किया गया, रखा गया एक प्लेस में, जिसका कुछ टाइम के लिए, जिसका टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस कौन किया? बताओ जल्दी से। हीट लॉस कौन किया? एल्यूमिनियम। गेन कौन कौन करेंगे? कॉपर भी करेगा और ये भी करेगा, क्लियर। कौन कौन गेन करेगा? तो आप कहोगे हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम, हीट गेन बाय वाटर एंड कॉपर। दोनों का अलग अलग हम हीट निकालेंगे। ये अलग हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये अलग हीट, भाई दोनों हीट लेंगे ना, हीट गेन करेंगे, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन, ये भी गेन, लेकिन दोनों कैपेसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी ना। क्या दोनों इक्वल हीट एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं ना, क्योंकि सबकी स्पेसिफिक हीट क्या है? अलग अलग है, क्लियर। इन सबकी स्पेसिफिक हीट क्या है? अलग अलग है। तो ये कैसे निकालेंगे हीट लॉस? तो इसका हम लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, इसका स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम का, और जितना टेम्परेचर फॉल किया, मान लो कितना था? 100 था, तो 100 से फॉल किया, कितना हो गया? 23, ये हो जाएगा। अब ये बराबर होगा वाटर का मास दिया हुआ है आपको, है ना, मास ऑफ वाटर, और वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको पता ही होगा, और ये कितना टेम्परेचर? डेल्टा टी मान लेंगे, और प्लस कॉपर का मास Cu और कॉपर का स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है? एल्यूमिनियम का हीट कैपेसिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट Cal निकालना है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट इनटू 77 होगा ये, उसमें डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। डेल्टा टी कितना होगा? 23 माइनस 20, कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो
एल्यूमिनियम निकालना हमको है, तो इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ये ब्रैकेट में इंटू 3 रहेगा यहाँ पे, अपॉन 77 इंटू स्पेसिफिक हीट, तो एल्यूमिनियम को निकालना ही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम पुट कर देना है। तो अब आपको कॉपर का स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है ना, नहीं दिया तो हम आपको बता देते हैं सर्च करके, वैसे न्यूमेरिकल में दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो एनसीईआरटी वाले देते नहीं जल्दी, ठीक है ना, तो देते इसलिए नहीं क्योंकि वो टेबल में बना के दे देते हैं ऑलरेडी से आपको लर्न करने के लिए, लट्टा मारो बच्चों, है ना। हाँ, तो कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, याद रखना कॉपर का स्पेसिफिक हीट वो 0.386 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करीब 3860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3860 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर? ये कॉपर का आ गया आपका स्पेसिफिक हीट। और वाटर का तो आपको पता ही है 4160 होता है ना, या 4186, लगभग 4200 ले लेंगे आप लोग। कितना ले लेंगे? वाटर कितना ले लेंगे? 4200 ले लीजिए जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर? तो आप वाटर का स्पेसिफिक हीट ले लीजिए और कॉपर का यहाँ रख दीजिए। मास दिया है, दोनों तीनों का दिया है, यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेंगे, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट मिल जाएगा। बोलो इजी सा सवाल है ना, नोट कर लीजिए। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना घर पे जाकर के, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हो जाएगा, मास आपको दिया हुआ है सबका, रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग रहेगा नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये हेडिंग रहेगा ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होगा, है ना। हीट ट्रांसफर तभी होता है जब दो बॉडी के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। बिना टेम्परेचर के डिफरेंस से हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा दो बॉडीज के बीच। तो पहला यही पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर difference between two bodies, then heat will be transferred, heat will be transferred। ठीक है ना। कोई पूछे मोड्स कितने हैं? मोड मतलब मेथड, मोड्स आर मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, मोड्स आर मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स के। इसको नोट करिए, कॉल आ रहा है एक ठो। तो 3 टाइप्स के मेथड होते हैं। पहला आपका है कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। और दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और थर्ड है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। क्लियर? कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन 3 प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर होगा, तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। क्लियर? तो तीनों प्रोसेस से हो सकता है, तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा।
क्लियर। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे ट्यूसडे को, और जो बच्चा रहेगा थर्सडे को हम, मतलब 2 लेक्चर में और बचा हुआ 2 लेक्चर में इसको चैप्टर को हम द एंड कर देंगे। कितने लेक्चर्स में? सिर्फ 2 लेक्चर में बस। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। ये था थर्मल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2। अब 3rd में बात करेंगे इसके आगे। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।